अच्छा जी, सो बिफोर द वॉन न्यूमन आर्किटेक्ट, अब हम एक जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्रिएटेड बाय द जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से पहले क्या होता था कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर कंप्यूटर को कोई कमांड देनी जिसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो इस तरीके से देते थे कि आपके पास सेपरेट पंच कार्ड्स होते थे या कार्ड्स होते थे। एक कार्ड पे ऑप कोड होता था, एक कार्ड पे ऑपरेंड होता था, यानी उसको प्रोग्राम और डाटा भी कह सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेसर को ऑप कोड या प्रोग्राम फीड किया जाता था और उसके बाद थोड़ी देर बाद डाटा ऑपरेंड की शक्ल में कार्ड दिया जाता था, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग कार्ड्स हैं। तो वॉन न्यूमन की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब एवरीथिंग इज वंस एंड जीरोस, व्हाई डू यू हैव सेपरेट कार्ड्स फॉर ऑप कोड एंड ऑपरेंड, नंबर वन। और दूसरी चीज़ ये कि इफ़ यू व्हाई कैंट यू स्टोर देम टुगेदर व्हेन दे लुक द सेम, ठीक है। एंड व्हाई कैंट यू स्टोर ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस प्री-लोडेड in a place, and instead of you giving one instruction at a time, CPU को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि वो खुद ही से इंस्ट्रक्शंस उठाता जाए, ठीक है ना। या देखो ना, उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि you're giving the instructions, एंड वो भी दो फेजेस में, ऑपकोड सेपरेटली, ऑपरेंड सेपरेटली। तो आप सेपरेटली ना दें, एक इकट्ठा दे दें। और दूसरी बात ये कि जो इंस्ट्रक्शंस आप देना भी चाह रहे हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एट वन इंस्ट्रक्शन एट टाइम, व्हाई डोंट यू प्री लोड देम समवेयर, और वहाँ से CPU वन बाय वन खुद ही इंस्ट्रक्शन उठाता जाएगा। वाई कैंट वी डू दैट, ठीक है। दिस इज़ हिज ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज़ वेयर द फंडामेंटल्स ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर केम इनटू बीइंग। ये वो आर्किटेक्चर, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर ये चीज़ ना डिस्कवर होती तो हम भी अभी तक हम अपने CPUs को इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम दे रहे होते हैं। लेकिन आज का CPU क्या करता है कि वो खुद ही इंस्ट्रक्शन उठा लेता है। और इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वजह से our modern CPUs are capable of executing billions of instructions per second. आप you can't keep up with that pace. पहले तो आप one instruction at a time दे रहे थे, ठीक है ना। Okay, a few fundamental factors about the von Neumann architecture. Number one, that place he was referring to as जहाँ पे instructions पहले से load कर दें, आज के दौर में हम उसको memory कहते हैं. In other terms, it's also referred to as the immediate access store. ठीक है. Number two, all of the instructions that are written to solve a certain problem, they have to be stored in the memory in contiguous locations. So इसका मतलब ये कि अगर आपके पास पूरे प्रोग्राम के अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो इंस्ट्रक्शंस विल बी स्टोर्ड 10 इंस्ट्रक्शंस collectively, ठीक है. Number three, in memory locations, in the memory, the space allocated for one instruction is referred to as the memory address. So इसका मतलब ये है कि you are occupying contiguous memory locations या memory addresses to store the contiguous instructions, right? Since memory is a volatile storage device, each instruction will be replaced with something else after some time. Constantly change हो रहा. नए programs हमने कल देखा था ना, page in, swapping out हो रही है ना, तो अभी भी होगा. And lastly, आपका CPU जो है उसने sequentially execute करना होता है. ये मैंने बात कल भी आपको समझाई है. So एक टर्म ऑलवेज रिमेंबर दिस, गीगो. क्या गीगो क्या था? गार्बेज इन गार्बेज आउट. इफ़ योर कंप्यूटर इज मैल फंक्शनिंग, डूइंग समथिंग रॉन्ग, प्रोड्यूसिंग रॉन्ग रिजल्ट्स, इट्स नॉट द कंप्यूटर्स फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट. आप गलत इनपुट दोगे, वो गलत आउटपुट देगा. इसका मतलब है कि आपने जो गोल अचीव करना है उसके लिए सेट ऑफ स्टेप्स जो लिखोगे वो आप डिफाइन करोगे, और आपकी CPU ने सिर्फ वो सेट ऑफ स्टेप्स एज पर सीक्वेंस एग्जीक्यूट कर देना है. CPU, जस्ट रिमेंबर, CPU इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं कर सकता, वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं कर सकता. इट्स वर्किंग एक्सट्रीमली फास्ट बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. उसने जो आप दोगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. इज दिस क्लियर? सो दीज आर द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ योर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. ओके, नाउ आई विल बी शेयरिंग दिस डायग्राम विद यू लेटर ऑन. लेकिन अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं ना और इसके कॉम्पोनेंट समझ लेते हैं तो आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ख़त्म हो जाता है. सो आई एम जस्ट कैन एक्सप्लेन द डायग्राम हियर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में फ्यू फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो कि पूरा प्रोसेसर आपका डिफाइन कर देते हैं. इन दिस डायग्राम यू सी दिस डॉटेड लाइन्स. दिस डॉटेड लाइन्स डिफाइन दी बाउंड्रीज ऑफ योर CPU. इसका मतलब है एवरीथिंग दैट्स इनसाइड द डॉटेड लाइन्स इज पार्ट्स ऑफ द CPU and everything that's outside is not part of the CPU. Clear? Acha. Now the components that make up your von Neumann architecture can be divided into registers, control unit, arithmetic logic unit, and your buses. ठीक है, चार चीज़ें.
ठीक है। रजिस्टर क्या चीज़ होती है? रजिस्टर इज़ लाइक अदर स्टोरेज डिवाइसेस, रजिस्टर इज़ ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। वाई रजिस्टर यहाँ पे यूज़ होता है? बिकॉज ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन आपकी CPU को डाटा कहीं रखना होता है। इट्स लाइक मी सेइंग कि भाई थिंक ऑफ अ नंबर, आप सोचेंगे एक नंबर सोच लें, मैं कहूँगा मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2, आपने उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करके जहन में रिजल्ट सेव किया हुआ है, फिर मैं कहता हूँ उसको ऐड 5 टू इट, ठीक है। व्हाट यू डूइंग इज यू टेम्परेली सेविंग द डाटा समवेयर इन योर ब्रेन, ठीक है ना। तो आपके रजिस्टर्स भी CPU के लिए यही पर्पस परफॉर्म करते हैं कि वाइल एग्जीक्यूशन डिफरेंट रजिस्टर्स होल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा दैट असिस्ट इन द ओवरऑल एग्जीक्यूशन, ठीक है। रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल बोथ कैपेसिटी वाइज एंड क्या कहते हैं कि साइज़ वाइज। कैपेसिटी उसकी शायद 64 बिट्स हो, इससे ज़्यादा नहीं, और साइज़ इतना छोटा है कि वो CPU का पार्ट है। अब CPU कितनी छोटी चीज़ है तो अंदाज़ा करो इस रजिस्टर कितना छोटा होगा। वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द CPU, एंड वेरी फास्ट बिकॉज दे ऑपरेट ऑन द CPU साइकिल, ठीक है। बट दे आर वॉलेटाइल विच मीन्स जैसी पावर ऑफ करें डाटा उसमें से अरेज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके। सेकेंड थिंग, registers are divided into two categories. Number one category is called the general purpose register. General purpose register को general purpose इसलिए कहते हैं because उसके different types पर different purposes होते हैं. It can hold different data that can mean different things. ठीक है ना? And then दूसरी category होती है that's called the special purpose registers. Special purpose उसका purpose भी special होगा register का, उसके अंदर जो डाटा पड़ा है उसका मतलब भी स्पेशल होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंटेंट भी कोई ख़ास किस्म का ही होगा, ठीक है ना। सो 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़, अब ये रजिस्टर्स हो गए, हम रजिस्टर्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं अभी। देन अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्स वी हैव समथिंग कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। बिफोर वी गोइंग इन टू द कंट्रोल यूनिट लेट्स टॉक अबाउट द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, अगर आपका प्रोसेसर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहा है, कौन से करता है भला वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस? कौन से करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल शिफ्टिंग, मॉड वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग है वो कर सिर्फ एक ही चीज़ रहा है विच इज़ एडिशन। इट्स ओनली डूइंग एवरीथिंग बाय एडिशन। वो कैसे भला? कि एडिशन इज़ दी, सब्ट्रैक्शन इज़ द एडिशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग कैन बी हैंडल्ड बाय एडिशन एंड CPU जस्ट डज एडिशन, ठीक है। अच्छा जी, सो इफ इट्स एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इट्स हैंडल्ड बाय द ALU, एंड इफ इट्स अ लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा होता है? एंड और एक्सॉर, जिसमें ट्रू फॉल्स का आंसर आ रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो क्या कहते हैं कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, ये कंपैरिजन हो जाए, एनी ऑपरेशन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा है, दीज आर ऑल कंसिडर्ड लॉजिकल ऑपरेशन। सो इफ योर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर लॉजिकल कंपैरिजंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज गोना बी हैंडल्ड बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इसकी पर्पस है। अब आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के जो पर्पस है वो थोड़ी सी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। उसका रोल, उसका काम ज़्यादा है, ठीक है ना। रोल नंबर 1 ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज़ कि इट मेक्स श्योर कि ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो कंट्रोल यूनिट ने सीक्वेंस फ्लो के हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है। नंबर 2, ये मैंने अभी लफ्ज़ बोल ही दिया है कि कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल इंस्ट्रक्शंस। अब आप कहेंगे सर एग्जीक्यूटिंग तो CPU कर रहा है। भाई CPU इज़ नॉट वन थिंग, इट इज़ मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, और उसमें एक पार्ट जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन में कहीं राइट की कमांड है, डाटा कहीं लिखना है, तो राइट की कमांड को इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल यूनिट का काम है, और वो करेगा किस तरीके से? बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। अब वो कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो राइट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि हमने इंस्ट्रक्शन तो लिख दी, लेकिन एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन होती भी जो नज़र आ रही है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द कंट्रोल यूनिट, बिकॉज कंट्रोल यूनिट इज़ डिफरेंट जनरेटिंग डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। और जहाँ पे जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के लिए वो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए वो कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये बच्ची मेरे सामने सो रही है, हाउ कैन आई बी श्योर कि ये ऑनलाइन क्लास में भी नहीं सो रही होगी? You need to end this. You're doing this. This is the first time I've addressed this, but you do this in every class. Yes, you do. ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है? अब इस बात को ज़रा समझना है आपने। पहली बात क्या थी? मेक श्योर ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस।
Number 2, make sure all instructions are executed by sending control signals to all parts of the computer. Number 3, controls the cycles या clock rate, ठीक है ना, controls in fact not one but 2 clocks, ठीक है ना. अब ये clocks का जो concept है इसको ज़रा हज़म करना है आपने. First of all, how would you define a clock? I mean, computers को side पे रखो. What is the main purpose of a clock? To tell the time, ठीक है ना, to regulate the time, ठीक है. And exactly this is the same purpose the CPU is utilizing a clock, ठीक है. अब यहाँ पे CPU का जो time है ना वो it's a completely different thing than for you guys, ठीक है. A second is a very long time for a CPU, ठीक है ना. लेकिन वो क्लॉक इसलिए रेगुलेट करता है बिकॉज CPU के इनफैक्ट आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना, इंटरनल सर्किटरीज को कहते हैं. एनी कंपोनेंट दैट्स इनसाइड ऑफ योर कंप्यूटर केसिंग इज कॉल्ड इंटरनल सर्किटरी. All of these hardware are communicating through some sort of synchronization, ठीक है. Have you heard of this term synchronization, synchronized swimming? वो एक स्पोर्ट है जिसमें everything is timed, ठीक है. इस तरह CPU के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना वो टाइम से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है. इस वक्त डाटा लिखने का टाइम है तो कहीं और डाटा राइट करने का टाइम है. किसी क्लॉक किसी साइकिल में ये काम होगा, किसी साइकिल में वो काम होगा. एवरीथिंग इज टाइम कंट्रोल्ड एंड इफ आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन टाइम आई नीड सम सॉर्ट ऑफ क्लॉक, ठीक है ना. एंड योर कंट्रोल यूनिट इज रेगुलेटिंग नॉट वन बट 2 क्लॉक्स. अब वो 2 क्लॉक्स कौन से हैं? एक कहलाता है इंटरनल क्लॉक और एक कहलाता है सिस्टम क्लॉक. ये बाय द वे सब नोट्स में लिखा हुआ है, मैं समराइज़ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना. इंटरनल क्लॉक एंड सिस्टम क्लॉक. अच्छा, अब सिस्टम इंटरनल क्लॉक चीज़ क्या है? इंटरनल क्लॉक इज़ देयर टू रेगुलेट या सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द CPU, ठीक है ना. एंड सिस्टम क्लॉक इज़ देयर टू रेगुलेट द सिंक्रोनाइजेशन outside the CPU. System clock outside the CPU, internal clock inside the CPU. Ab why do I need 2 clocks for this? Obviously, events occurring inside the CPU are happening at a much faster rate as compared to activities happening outside the CPU. अगर आप हर चीज़ को इंटरनल क्लॉक के हिसाब से चलाओगे तो बाकी डिवाइसेस कोप अप नहीं कर सकते. स्पेशली हार्ड डिस्क को देखो, प्रिंटर को देखो, नहीं, दे कैन नॉट कीप अप विद दैट रेट, ठीक है ना. या अगर आप हर चीज़ को सिस्टम क्लॉक पे चलाओगे तो आपका CPU बिला वजह अपना टाइम ज़ाया करे. इट कैन ऑपरेट एट मच फास्टर रेट बट इट्स ऑपरेटिंग स्लोअर बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज ऑपरेटिंग स्लोअर. तो इसलिए वी ऑपरेट 2 सेपरेट क्लॉक्स. इंटरनल क्लॉक फॉर द इंटरनल एक्टिविटीज़ दैट ऑपरेट्स एट बिलियन साइकिल्स, मे बी मोर, ठीक है ना. बिलियन साइकिल्स, 5.3 बिलियन साइकिल्स इस तरह करके. एंड सिस्टम क्लॉक्स ऑपरेटिंग एट मच स्लोअर रेट. एज एग्जाम्पल आपका जो कीबोर्ड है शायद 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड पे काम करता है, इस तरह करके. आप देखो ना कहाँ गीगाहर्ट्ज़ और कहाँ मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, ठीक है ना. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है. एंड प्रिंटर शायद किलोहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है, ठीक है. और कुछ और डिवाइसेस शायद प्रिंटर उससे भी स्लो हर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है, ठीक है. तो डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट रेट्स हैं एंड इट्स नथिंग क्लोज टू बचत होगी, ठीक है. अच्छा जी, सो कंट्रोल यूनिट का नेक्स्ट एक्टिविटी क्या थी? 2 क्लॉक्स रेगुलेट करता है. सो अगेन रिकैप, सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स, मेकिंग श्योर ऑल एक्टिविटीज़ आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस एंड रेगुलेटिंग योर 2 क्लॉक्स, ठीक है ना. फिर उसके बाद 4th ऑपरेशन इसका ये, हमने आगे चीज़ पढ़नी है, आप लोगों के नाम भी सुना होगा लेकिन हम डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी. फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है ना. उसमें जो डिकोड होता है, डिकोडिंग होती है, ठीक है ना, वो आपका जो CPU है उसको, जो आपका कंट्रोल यूनिट है, इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग, ठीक है ना. डिकोडिंग वाला जो स्टेप है ना वो आपने अभी इतना डिटेल से पढ़ना नहीं, वो बाद में पढ़ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझा देता हूँ कि लेट्स जस्ट से कि मैं एक यू weren't supposed to see that, कोई बात नहीं, पुराना पेपर है. अच्छा जी, लेट्स जस्ट से कि एक इंस्ट्रक्शन है लाइक A इज़ इक्वल टू B प्लस C, ठीक है. दैट्स एन इंस्ट्रक्शन. अब समझ लें कि ये भी मशीन कोड में लिखा हुआ है एंड देयर आर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स जिसको सिस्क आर्किटेक्चर्स कहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से अंडरस्टैंड करते भी हैं, इनको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है. अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा डिकोड फेज़ में? इस
मशीन कोड, इमेजिन करें मशीन कोड इंस्ट्रक्शन है, इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन में अब वो क्या कर रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू सब स्टेप्स। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप वो ये कर सकता है कि बी को लोड करे, फिर उसके अंदर ऐड कर दे सी को, और फिर उसके अंदर जो रिज़ल्ट है उसको ए के अंदर स्टोर कर दें। यही हो रहा है ना, ए के अंदर बी ऐड करके सी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है हम असेंबली लैंग्वेज में डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर इज कि माई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड इनटू सब इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। अब ये करता क्यों है, बिकॉज फिर वही बात ध्यान में रखिएगा कि आपका सीपीयू जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग नहीं करता, वो बड़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेसिंग करता है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है ना वो डिकोडिंग होता है। कंट्रोल यूनिट इज़ वेरी गुड एट इट, दैट्स वन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इज दिस क्लियर? सो हमने अभी तक 4 इसके पर्पसेस पढ़े कंट्रोल यूनिट को: फ्लो, सीक्वेंस, कंट्रोल सिग्नल्स, 2 क्लॉक्स एंड डिकोडिंग। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गई कंट्रोल यूनिट क्या है? ओके जी, कमिंग बैक टू द मेन थिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। इसमें और भी था कोई, डिकोडिंग हो गया, कंट्रोल सिग्नल्स, हाँ कंट्रोल सिग्नल्स भी हमने जिक्र किए, 5 ऑपरेशंस हैं इसकी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब रजिस्टर्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, ठीक है, और 3 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है और क्यों होल्ड कर रहा है, यानी वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट डाटा, ओनली नेम, टाइप ऑफ डाटा होल्डिंग एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट डाटा। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बट बिफोर दैट याद है मैं आपको बताया था रजिस्टर्स 2 किस्म के होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। फॉर योर सेक, फॉर द कोर्सेज सेक आपके पास सिर्फ जनरल पर्पस एक ही रजिस्टर है, एंड दैट इज़ रिफर्ड टू एज द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है ना। ये देखो आपका एक्यूमुलेटर ACC इज एब्रीविएटेड बाय ACC, ठीक है ना। अब याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि थिंक ऑफ अ नंबर, ऐड समथिंग टू इट एंड ऐड 5 टू इट, फिर मल्टीप्लाई, देखिए ना। वो आप जो टेम्परेरी रिजल्ट सेव कर रहे हो ना, तो ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन CPU विल डू दैट विद द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब है जो भी आपके अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस कर रहे हैं, दे विल बी हैपनिंग विद द डाटा प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एंड ऑफ कोर्स द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज हेल्पिंग द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन इट्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब वो डाटा कुछ भी हो सकता है, वो कोई एड्रेस भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इसलिए हम कहते हैं जनरल पर्पस, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसे जनरल पर्पस रजिस्टर। इसके अलावा हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर कोई नहीं। अब आ जाते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, वेयर इट गेट्स मोर फन, ठीक है ना। अच्छा, अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में आपके पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोग्राम काउंटर, नंबर 2 मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, नंबर 3 मेमोरी डाटा रजिस्टर, नंबर 4 करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर एक आ जाता है इंडेक्स रजिस्टर, और फिर कौन सा लिखा हुआ है? स्टेटस रजिस्टर। 6 है, ठीक है ना। इंडेक्स रजिस्टर की हम बाद में बात करेंगे, स्टेटस रजिस्टर मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाकी हमने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, नाउ दीज आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स बाय द वे, ठीक है। इसका मतलब है इनका पर्पस भी ख़ास है एंड उनके अंदर डाटा भी ख़ास किस्म का ही होगा। Is this clear? अच्छा, just quickly recap. I just want to make sure that you understand कि all of the instructions that you have in the memory are referred to, या उन तक पहुंचने के लिए मुझे एक एड्रेस चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई ना, ठीक है ना। और आपको याद है मैंने पहले बात एक्सप्लेन की थी कि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑल यू नीड इज़ एन एड्रेस एंड यू कैन एक्सेस दैट लोकेशन डायरेक्टली, ठीक है ना। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम काउंटर। ये ध्यान में रखिएगा कि your CPU is operating on billions of cycles per second. There is no time to wait. So if my CPU is going to execute instructions sequentially, if it's working on a current instruction, इस वक्त एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, उसको पहले से पता होना चाहिए कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है। It has to know this beforehand, ठीक है। If it's working on something right now, इट मस्ट नो बिफोर हैंड कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, ताकि व्हेन इट्स डन विद दिस करंट इंस्ट्रक्शन इट कैन डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द रोल ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स, अब कॉन्टेंट्स क्या क्या होंगे? एड्रेस, हमेशा एड्रेस, इट्स ऑलवेज गोना बी एन एड्रेस। स्पेशल पर्पस है ना, तो कॉन्टेंट्स उसके हमेशा एड्रेस होंगे। एड्रेस किस चीज़ का?
उस इंस्ट्रक्शन का दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट इन द नेक्स्ट साइकिल, नॉट राइट नाउ, नेक्स्ट साइकिल. बात समझ आई? सो प्रोग्राम काउंटर holds address, only address of the instruction that my CPU is going to be executing in the next cycle. पहले से पता है उसको. Is this clear? अच्छा जी. अब आ जाते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ओके, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का कंटेंट्स हमेशा एड्रेस होंगे एज द नेम सजेस्ट. ठीक है, लेकिन इस एड्रेस का पर्पस क्या है जरा ये समझें. दिस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस of a memory, of course, जहाँ से either you are reading data or writing data to in this cycle, not next, अभी. ठीक है, इसका मतलब है कि अब इस साइकिल में अगर मैंने कहीं से डाटा उठाना है तो उसका एड्रेस कहाँ पड़ा होगा? MAR में. और अगर मैंने डाटा लिखना है, यू कैन ऑल्सो राइट बैक ना. अगर मैंने डाटा कहीं लिखना है इस साइकिल में तो उस जगह जहाँ पे लिखना है उसका एड्रेस कहाँ पड़ा होगा? MAR में. ठीक है, सो स्पेशल कंटेंट्स एड्रेस पर्पस क्या है? वेयर आई एम राइटिंग टू और रीडिंग फ्रॉम इन दिस साइकिल. क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑल्सो रिफर्ड टू एज द मेमोरी बफर रजिस्टर. एज द नेम सजेस्ट, इट होल्ड्स डाटा. ठीक है ना? अच्छा, डाटा भी कौन सा? आइदर विच दैट आई हैव रेड राइट नाउ इस साइकिल में, और या मैंने अभी लिखना है इस साइकिल में. जी बच्चे, ठीक है, चलते हैं. ठीक है, सो MDR क्या चीज़ है? डाटा जो मैंने अभी पढ़ा है या अभी जो मैंने डाटा लिखना है. ठीक है ना, ये सारे फिजिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, बस ख़त्म कर रहे हैं इसको. सो दैट इज़ MDR. ठीक है, आखिरी चीज़ करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इफ आई व्हाट आई रेड फ्रॉम माई मेमोरी इज एन इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन CIR में चली जाएगी. एंड एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ दैट इंस्ट्रक्शन दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ, करंटली. ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना लिंक बनाना चाहिए कंट्रोल यूनिट के साथ. अब देखो, एड्रेस MAR के अंदर पड़ा हुआ है. ये कैसे पता चलेगा कि हमने इस जगह से लिखना है कि पढ़ना है? How will I know? It's just an address. I can read from it, write to it. How will I know? This is where your control unit comes in. अगर उस जगह पे डाटा लिखना है तो कंट्रोल यूनिट विल जनरेट अ राइट सिग्नल. ठीक है, देखो हर चीज़ कितनी सिंक्रोनाइज तरीके से काम करेगी. अगर उस जगह से डाटा पढ़ना है तो कंट्रोल यूनिट विल जनरेट अ रीड सिग्नल. ठीक है ना? और अगर राइट करना है तो कौन सा डाटा राइट करना है? जो कि MDR में पड़ा हुआ है. एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज. अगर पढ़ा है तो वो आएगा कहाँ पे? MDR के अंदर. इज दिस क्लियर? चलें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं.